हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स। इसका वेटेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 6 मार्क्स का। आईसीएआई ने जो वेटेज दिया है वो चैप्टर 9 के साथ दिया है। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का टोटल वेटेज है 12 to 18 मार्क्स। बस ये ऑडिट ऑफ बैंक्स है, उसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा पार्ट इंटरेस्टिंग भी है। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 to 8 और चैप्टर 11 के रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए, होपफुली वो सारे ही आपने देख लिए होंगे, राइट। ये मैं नोट्स में से रिवाइज करवा रहा हूँ। नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऑडिट ऑफ बैंक्स है वो पेज नंबर 221 पर दिया हुआ है, तो चलिए वो हम रिवाइज करते हैं। बैंक ऑडिट का अप्रोच कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ड्राइंग ऑडिट प्लान ड्राइंग करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। द नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं वो बैंक ऑडिट में। लेवल ऑफ कंप्लायंस बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट्स, प्रीवियस रिपोर्ट में ये जो बैंक थे उसने कितने कंप्लायंस किए थे, अगर उसमें कोई भी एडवर्स रिमार्क थी या फिर नॉन कंप्लायंस था तो वहां पर हमें ध्यान में रखना होगा। वहां पर हम ऑडिट ज्यादा करेंगे तो प्लानिंग के टाइम पर वो हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडिक्वेसी इन और ब्रेच ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड द फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट। रिस्क है या फिर इनएडिक्वेसी है, राइट। कोई भी ब्रिज ऑफ इंटरनल कंट्रोल जैसा कुछ भी चीज है तो वो हमें कंसिडर करना होगा, उस हिसाब से हम ऑडिट प्लान करेंगे। तो ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान के टाइम पर हमें चार चीजें कंसिडर करनी होगी। नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, नेचर ऑफ एडवर्स ऑपरेशंस, एडवर्स फीचर्स, एनी ऑफ देम, राइट। कंप्लायंस, प्रीवियस रिपोर्ट जो होगा उसमें से पता चलेगा कि कंप्लायंस कितना है, लेवल ऑफ कंप्लायंस कितना है और रिस्क कितना है, और इंटरनल कंट्रोल्स का कोई ब्रेच उसके बारे में अगर कुछ भी पता है तो वो कंसिडर किया जाएगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक, एनवायरनमेंट जो भी है बैंक का उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है वो हमें कंसिडर करना होगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में इन डिटेल हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था। अ बैंक शुड हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट्स रिस्क इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पर्टिकुलरली बिटवीन फ्रंट एंड बैक ऑफिसेस। ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं। Accurate measurement and reporting of positions, verification and approval of transactions, reconciliation of positions and results, setting up limits, reporting and approval of exceptions, physical security and contingency planning। ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज है या नहीं वो हमें कंसिडर करना होगा। अगर ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज है तो उससे कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल्स को चेक करने के लिए, कंट्रोल एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और वो मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी होगी वो हमें यहाँ पर बताया है। ये जो सारे क्वेश्चन है वो एक बार समझ लेना चाहिए आपको। इसमें से ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो आने वाले है एडवांसेस वगैरह, राइट, वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से जनरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। बट फिर भी ये एक बार रीड करके जाना एडवाइजेबल रहता है। सबसे पहले तो वू कौन कंट्रोल्स परफॉर्म करता है? वू परफॉर्म्स द कंट्रोल। डज द अबव पर्सन हैव रिक्विजिट नॉलेज एंड अथॉरिटी टू परफॉर्म द कंट्रोल? कौन कंट्रोल परफॉर्म करता है और उसका नॉलेज और उनके पास अथॉरिटी है या नहीं। what evidence is available to demonstrate or prove that the control is performed? किससे पता चलेगा कि वो कंट्रोल एक्चुअल में परफॉर्म किया गया है। when and with what frequency is the control performed? कब और कितनी फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल परफॉर्म किया जाता है। is the frequency enough to prevent, detect and correct risk of material misstatement? क्या वो फ्रीक्वेंसी इनफ है या नहीं। when can the do question, when and with what frequency, and second, क्या फ्रीक्वेंसी इनफ है to prevent or to detect and correct risk of material misstatement? well, where is the evidence of performance of the control retained? For how long is the evidence retained? Is the evidence accessible or available for audit? Where ऑडिट एविडेंसेस कहां पर रखे जाते हैं रिगार्डिंग सच कंट्रोल्स परफॉर्म, राइट। तो क्या वो कंट्रोल कहां पर रखे जाते हैं, कितने टाइम के लिए रखे जाते हैं और क्या वो अवेलेबल और एक्सेसिबल है या नहीं। वाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड? उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है। What type of errors are prevented or detected through performance of the control? Why कंट्रोल क्यों रखा जाता है, और सेकंड की उस वजह से वो कंट्रोल से उस वजह से किस टाइप के एरर्स हैं, राइट, उसे प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट किया जा सकता है। how is control performed? What are the control activities? Can these activities be bypassed? कंट्रोल किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज है, क्या वो बाईपास हो सकती है या नहीं। कैन द बाईपास इफ एनी बी डिटेक्टेड? क्या कोई ऐसा बाईपास डिटेक्ट हुआ है। हाउ आर एक्सेप्शंस और डेविएशंस रिजोल्व और आइडेंटिफिकेशन? अगर कोई भी एक्सेप्शन मिलता है तो वो किस तरह से रिजोल्व किया जाता है। व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर रिजोल्विंग द एक्सेप्शन और डेविएशन? एक्सेप्शन या डेविएशन कितने टाइम के अंदर अंदर रिजोल्व होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें 6 टाइप के क्वेश्चंस पूछने के लिए बताया गया है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, राइट। आपने ये ग्रामर में पढ़ा होगा, राइट।
तो वो कौन कंट्रोल परफॉर्म करता है और क्या उनके पास रिक्विजिट नॉलेज और अथॉरिटी है या नहीं, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आर अवेलेबल कि परफॉर्म हुआ है, कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी वो कंट्रोल परफॉर्म होता है, और जो फ्रीक्वेंसी है क्या इनफ है टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेयर वो जो भी ऑडिट एविडेंसेस है वो कहाँ पर रखे जाते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग इट इज रिटेन, एंड क्या वो एक्सेसिबल और अवेलेबल है या नहीं, वाई वो जो भी कंट्रोल है वो क्यों परफॉर्म किया जाता है, राइट, उससे कौन सी एरर है वो डिटेक्ट या फिर प्रिवेंट हो सकती है, वो हाउ द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड, राइट, और कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती है और क्या वो बाईपास किए जा सकते हैं, अगर बाईपास किए जाते हैं तो क्या ऐसा कुछ भी डिटेक्ट हुआ है या नहीं, और एक्सेप्शन किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और कब तक किस तरह से वो एक्सेप्शन को रिजोल्व किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन पूछने हो सकता है। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, जनरली बिफोर स्टार्टिंग द बैंक ऑडिट एंगेजमेंट टीम के बीच डिस्कस किया जाता है ताकि क्या क्या चीज़ें, रिस्क एरियाज क्या क्या है, एरर्स क्या क्या हो सकती है, फ्रॉड क्या क्या हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, वहां पर फोकस किया जा सके, इसीलिए डिस्कशन किया जा सकता है। दिस डिस्कशन आर ऑर्डिनरली डन एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट। द एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऑर्डिनरली इंक्लूड्स डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, एरर्स दैट मे बी लाइकली टू अकर, कौन सी एरर हो सकती है, एरर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर, प्रीवियसली क्या क्या एरर्स मिली थी, method by which fraud might be perpetrated by bank personnel or others within the particular account balance and or disclosure, methods क्या हो सकती है fraud perpetrate crime करने की, राइट, किस तरह से वो मेथड से फ्रॉड है वो कर सकते हैं। ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क, जो भी रिस्क है एंगेजमेंट, परवेसिव और स्पेसिफिक रिस्क, उसको किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाएगा। नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, फ्रॉड के साथ आप ये याद रख सकते हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी जरूरी है, तो क्या थ्रू आउट हमें वो डिस्कस करेंगे कि थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द ऑडिट हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी है। Need to alert for information or other condition that indicates that a material misstatement may have occurred. For example, bank's application of accounting policies in the given facts and circumstances. और भी कोई ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जहां से पता चल सकता है कि मिसस्टेटमेंट कहाँ पर होंगे, तो उसे भी कंसिडर करना होगा। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, राइट, उसको कंसिडर करना होगा, वो सारी चीजें अब डिस्कस की जाएगी कि एरर्स जो हो सकती है लाइकली टू अकर, एरर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, मेथड्स बाय विच फ्रॉड मे बी परपेट्रेटेड, देन रिस्पॉन्सेज टू द एंगेजमेंट रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क एंड परवेसिव रिस्क के रिस्पॉन्सेज क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट मेंटेन करनी है, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन से हमें अलर्ट रहना है कि जहां से हमें मिसस्टेटमेंट का पता चल सके। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस क्या है ये ऐसे डिस्कशन का, स्पेसिफिक एम्फोसिस शुड बी प्रोवाइडेड टू द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड दैट एनेबल्स द एंगेजमेंट टीम टू कंसिडर एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फ्रॉड रिस्क इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव एंड स्पेसिफिक रिस्क। जो ऐसे एरियाज है, राइट, जहां पर एम्फोसिस करना जरूरी है क्योंकि वहां पर फ्रॉड या फिर कुछ गलत हो सकता है, तो पहले से पता चलेगा, वहां पर हम पहले से ही ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे। If it further enables the audit engagement partner to delegate the work to the experienced engagement team member and to determine the procedure to be followed when fraud is identified, क्या प्रोसीजर करनी है और किस पर्सन को कहां पर रखना है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो कॉम्प्लेक्स एरियाज के लिए अपॉइंट किया जाएगा। Further audit engagement partner may review the need to involve specialist to address the issue regarding fraud, अगर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत है तो उसको भी किया जा सकता है, तो ये डिस्कशन किया जाएगा, तो ये एडवांटेजेस मिल सकता है। ससेप्टेबिलिटी की जहां पर एम्फोसिस करना चाहिए, ऐसे एरियाज के बारे में पता चल सकता है। सेकंड, एंगेजमेंट टीम में से किस पर्सन को कहां पर रखना है, एक्सपीरियंस पर्सन को रखना है, राइट, फिर जो भी प्रोसीजर फॉलो करनी है, क्या फ्रॉड अगर मिलता है तो क्या करना है वो, और स्पेशलिस्ट को हायर करना है या नहीं वो पता चल सकता है। ये एक बार ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो फिर से भी पूछ सकते हैं। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एफएस, जो बैंक है उनके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है ये 3rd शेड्यूल के अंदर दिया है, जिसमें फॉर्म ए है वो बैलेंस शीट के लिए है और फॉर्म बी है वो पीएनएल के लिए है, राइट। few points related to bank audit. Provisions of the Banking Regulation Act 1949 के हिसाब से ऑडिट है वो एक बार होना ही चाहिए, बैलेंस शीट और पीएनएल का एवरी ईयर होना चाहिए, और वो कौन करेगा, जो ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, राइट, जो पर्सन कंपनी ऑडिटर बन सकता है वो बैंक का भी ऑडिटर बन सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी is to be appointed at the annual general meeting of the shareholders. जैसे कंपनी में शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही बैंकिंग कंपनी के केस में एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। तो ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक is to be appointed by the bank concerned acting through its board of director. नेशनलाइज्ड बैंक के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करेंगे, बट दोनों ही केस में अप्रूवल ऑफ द आरबीआई इज रिक्वायर्ड बिफोर अपॉइंटमेंट इज मेड।
बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, नेशनलाइज्ड बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, बट दोनों ही केस में आरबीआई की अप्रूवल लेना कंपलसरी है। The auditors of regional rural banks are appointed by the bank concerned with the approval of the central government. Regional rural bank है तो उसके केस में जो बैंक है वही ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करेंगे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा। बैंकिंग कंपनी और नेशनलाइज्ड बैंक में आरबीआई की परमिशन होगी, रीजनल रूरल बैंक के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होगी। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू वगैरह कुछ पूछ सकते हैं। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर है, वो जैसे कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो उसके केस में सेक्शन 142 में जो दिया गया है उस हिसाब से जो शेयर होल्डर की मीटिंग है उसमें डिसाइड किया जाएगा किस तरह से कितना रेम्यूनरेशन होगा या फिर किस तरह से रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाएगा। The remuneration of the auditor of nationalized banks and SBI is to be fixed by the RBI in consultation with the central government. नेशनलाइज्ड बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके केस में जो आरबीआई है वो ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को डिसाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करके। तो ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज्ड बैंक और एसबीआई और आरआरबीज हैज द सेम पावर एज दोस कंपनी ऑडिटर्स इन द मैटर एक्सेस टू बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर। जैसे कंपनी ऑडिटर के पास जो राइट्स वगैरह है उसी हिसाब से बैंक ऑडिटर के पास भी राइट्स रहेंगे। टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट टू बी इश्यूड, क्या क्या बैंक ऑडिट रिपोर्ट दिए जाएंगे। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, मतलब कि जो भी बैंक जितनी भी ब्रांचेस है उन सभी का कंसोलिडेशन के ऊपर जो साइन करते हैं वो होते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। तो उनको क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट देने रहते हैं। मेन ऑडिट रिपोर्ट इन एडिशन टू देयर मेन ऑडिट रिपोर्ट, मेन ऑडिट रिपोर्ट जो हमने चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट देखा था एस 700 के हिसाब से, उसके अलावा क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट हो सकते हैं। रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईएफसी, रिपोर्टिंग ऑन केस ऑफ बैंक विच आर रजिस्टर्ड एज द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 30 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। राइट, 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई के हिसाब से आईएफसी के ऊपर रिपोर्ट करना है। तो जो बैंकिंग कंपनीज है उसके केस में 143 सबसेक्शन 3 आई के हिसाब से आईएफसी के ऊपर रिपोर्ट किया जाएगा, विच इज नॉर्मली टू बी गिवन एज एनेक्चर टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट एज पर द गाइडेंस not on the audit of IFC over financial reporting issued by ICAI. Then long form audit report जो RBI स्पेसिफाई करता है कि ये चीज़ों के लिए ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे भी आएगा। रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद SLR रिक्वायरमेंट, SLR मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो रिजर्व मेंटेन करना रहता है बैंक को, उसके बारे में रिपोर्ट है। Report on whether the treasury operations of the bank has been conducted in accordance with the instructions issued by the RBI from time to time, जो treasury operations है वो RBI के guidelines के हिसाब से, instructions के हिसाब से हुए या नहीं, उसके बारे में रिपोर्ट। Report on whether the income recognition, asset classification and provisioning have been made as per the guidelines issued by the RBI, जो asset classification, provisioning और जो income recognition है उसके लिए prudential norms दी गई है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से उसका compliance हुआ है या नहीं। Report on whether any serious irregularity was noticed in working of the bank which requires immediate attention, कोई भी serious irregularity है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। Report on status of the compliance by the bank with regard to implementation of recommendation of the Ghosh committee relating to frauds and malpractices and of the recommendations of Jilani committee on internal control and inspection or credit system। घोष कमेटी ने फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस के लिए और जो जिलानी कमेटी है उन्होंने इंटरनल कंट्रोल और इंस्पेक्शन और क्रेडिट सिस्टम के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए, तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन द रूरल एरियाज। राइट, तो ये सारे रिपोर्ट्स ओवर एंड अबव मेन ऑडिट रिपोर्ट दिए जाएंगे। 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई के हिसाब से बैंकिंग कंपनी के केस में आईएफसी के ऊपर रिपोर्ट होगा। एसएलआर का रिक्वायरमेंट जो है उसका कंप्लायंस हुआ है नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट होगा। एलएफआर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट दिया जाएगा। ट्रेजरी ऑपरेशंस आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हो रही है नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट दिया जाएगा। फिर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और जो प्रोविजनिंग के लिए आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसका कंप्लायंस हुआ है या नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट दिया जाएगा। फिर अगर कोई भी सीरियस इरेगुलरिटी अगर बैंकिंग के ऑपरेशन में मिलती है तो उसके बारे में रिपोर्ट दिया जाएगा। फिर जो घोष कमेटी जिसने फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस के बारे में रिकमेंडेशंस दिए हैं, और जिलानी कमेटी जिन्होंने इंटरनल कंट्रोल और जो क्रेडिट सिस्टम इंस्पेक्शन के बारे में जो रिकमेंडेशंस है उसके बारे में रिपोर्ट दिया जाएगा। और क्रेडिट डिपॉजिट का एडवर्स अगर कोई भी रेशियो है इन केस ऑफ रूरल एरियाज तो उसके बारे में रिपोर्ट दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Auditor's report. In the case of nationalized bank, the auditor is required to make report to the CG in which he has to state the following. Central government को report दिया जाएगा किसके केस में, nationalized bank के केस में, और ये SBI में भी इसी तरह से report दिया जाएगा। तो उसमें 4 मैटर्स यहाँ पर बताई गई हैं। Whether in his opinion the financial statement presented true and fair view of the affairs of the bank, and in case he had called for any explanation or information whether it has been given and whether it is satisfactory.
वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने मंगवाई थी वो उनको मिली है या नहीं. Whether or not the transaction of the bank which have come to his notice have been made within the powers of the bank. जो भी transactions उनके ध्यान में आए हैं, क्या वो बैंक के पावर्स के हिसाब से ही उन्होंने बैंक ने किए हैं या नहीं, उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा. अगर कोई भी पावर के ऊपर जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं तो वो रिपोर्ट करने रहेंगे. Whether or not the returns received from the offices or and branches of the bank have been found adequate for the purpose of his audit. जो भी ब्रांचेस का जो ऑडिट रिपोर्ट मिला था, राइट, वो जो भी रिटर्न मिला था वो प्रॉपर है या नहीं, उसके बारे में रिपोर्ट दिया जाएगा. एंड एनी अदर मैटर विच he considers should be brought to the notice of the CG. या और कोई ऐसी मैटर है कि जिसको ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं. तो 4 मैटर्स आएगी, राइट. सबसे पहले तो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट जो मंगवाई है और वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, उसके बारे में रिपोर्ट दिया जाएगा. सेकंड, जो भी बैंक ने ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो विद इन अ पावर थे या नहीं. थर्ड, जो भी ब्रांच ऑफिसेस का विजिट उन्होंने नहीं किया है, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया, तो वहां से जो रिटर्न वगैरह मिले है वो प्रॉपर है या नहीं. एंड फोर्थ, एनी अदर मैटर विच ही थिंक्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होनी चाहिए. ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये सिमिलर रिपोर्ट है वो SBI के केस में भी किया जाएगा. फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है वो जनरली SS 700 का रिपोर्ट जो हमने फॉर्मेट देखा था चैप्टर 8 में वैसे ही होगा. तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस इज given but quantification of advances, deposits, interest income and interest expense for such unaudited branches has also been disclosed in the audit report. ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये भी मेंशन करना होगा कि जिस और ब्रांचेस का ऑडिट नहीं हुआ है, अनऑडिटेड ब्रांचेस है, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वांटिफाई करनी होगी. क्या क्या? एडवांसेस मतलब कि मेन एसेट जो होती है बैंक के केस में, डिपॉजिट्स जो मेन लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट इनकम मेन इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस मेन एक्सपेंस जो रहता है. तो एडवांस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस जितनी भी अनऑडिटेड ब्रांचेस है वो क्या है, कौन सी ब्रांचेस थी और उनके एडवांस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने थे वो मेंशन करने होंगे. ये जनरली अदर मैटर पैराग्राफ में रिपोर्ट किया जा सकता है. It may be noted that in addition to the aforesaid, the auditor of a banking company is also required to state in report the matters covered in section 143 of the Companies Act 2013. 143 सबसेक्शन 1 में कुछ इंक्वायरीज है जो करनी है, और अगर उसमें कुछ भी एडवर्स रिमार्क है तो वो रिपोर्ट करना है. 143 सबसेक्शन 3 में कुछ क्लोजेज है जिसके बारे में रिपोर्ट करना कंपलसरी है, जो हमने चैप्टर 8 में इन डिटेल डिस्कस किया था. तो बैंकिंग कंपनी के केस में ये रिपोर्ट दिया जाएगा. However, it is pertinent to mention that the reporting requirements relating to CARO 2020 is not applicable to banking companies. CARO 2020 जो हमने चैप्टर 5 के साथ डिस्कस किया था, तो वो बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, वो पहले से ही हमने देखा हुआ है. तो ये सेंट्रल एज वेल एज ब्रांचेस के केस में इस तरह से रिपोर्ट दिया जाएगा. SS 700 के हिसाब से रिपोर्ट दिया जाएगा. अनऑडिटेड ब्रांचेस है तो उसका एडवांस, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिपॉजिट्स कितने हैं वो भी क्वांटिफाई किया जाएगा. जनरली अदर मैटर पैराग्राफ में वो डिस्क्लोज किया जाएगा. 143 की जो रिक्वायरमेंट है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, वो भी फुलफिल की जाएगी. कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है. लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR. Besides, the audit report as per statutory requirements discussed above, the terms of appointment of auditors of public sector banks and private sector banks and foreign banks as well as their branches require the auditor to also furnish LFAR. LFAR भी furnish करना जरूरी है. The matter which the bank requires their auditor to deal with the long form audit report have been specified by the RBI. उसमें क्या क्या रिपोर्ट करना है, वो मैटर्स है वो कौन प्रिस्क्राइब किए हैं, RBI ने प्रिस्क्राइब की गई है. Statutory central auditors are required to submit LFAR to the banks at least by 30th June every year. 30th June तक LFAR रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है. While the format of LFAR does not require executive summary to be given, members may consider providing the same to bring out the key observations from the whole document. एग्जीक्यूटिव समरी देना जरूरी नहीं है, बट ऑडिटर को अगर जरूरत लगती है तो वो एग्जीक्यूटिव समरी दे सकता है कि LFAR की समरी क्या है, जो मेन पॉइंट्स है. 30 जून तक LFAR सबमिट करना जरूरी है. Reporting to RBI. The RBI issued circular relating to implementation of recommendations of Committee on Legal Aspects of Bank Frauds applicable to all scheduled commercial banks, excluding regional rural banks, regarding liability of accounting and auditing profession. The said circular provided as under: if an accounting professional, whether in the course of internal or external audit or in the process of institutional audit, finds anything susceptible to be fraud or fraudulent activity or act of excess power or smell any foul play in any transaction, he should refer the matter to the regulator. Any deliberate failure on the part of the auditor should render himself liable for action.
जो भी अगर ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि अगर कोई भी ऐसी चीज लग रही है कि कोई भी फ्रॉड है या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ब्रांच या फिर किसी भी बैंक में हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट हुआ है जो एक्सेस पावर का है, या फिर स्मेल एनी फाउल प्ले, कुछ गलत हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज या फिर कोई भी ऐसा इंडिकेटर पता चल रहा है, तो वो उनको रेगुलेटर मतलब कि आरबीआई को वो रिपोर्ट करना रहेगा। अगर वो जो भी ऑडिटर है वो अगर गलती उनकी रहती है, राइट, वो डेलिब्रेट फेलियर है, तो वो ऑडिटर है वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा, राइट। तो अगर कुछ भी गलत लग रहा है, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज या फिर एक्सेस पावर का यूज हुआ है या फिर फाउल प्ले, तो वो आरबीआई को रिपोर्ट करना रहेगा। Auditors should also consider the provision of SA 250 consideration of laws and regulations in an audit of financial statement. The standard explains that the duty of confidentiality is overridden by statute, law or court. ऐसे 250 वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं है, बट उसके हिसाब से क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी है, बट अगर कोई स्टैट्यूट, लॉ, रेगुलेशन के हिसाब से नेसेसरी है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट करनी है, तो वो आपको करना होगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है वो ओवरराइड करेंगे, स्टैट्यूट, लॉ, एक्ट है वो ओवरराइड करेंगे, राइट। तो उस हिसाब से हमें अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो वो हमें रिपोर्ट करना होगा। SA 240, the auditor's responsibilities regarding the fraud and in an audit of financial statement states that the auditor conducting an audit in accordance with SS is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or error. ऐसे 240 भी हमारे कोर्स में नहीं है, तो उस हिसाब से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करेंगे कि फ्रॉड या फिर एरर से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री है या नहीं। स्पेसिफिकली यहाँ पर फ्रॉड के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में है, तो वो भी हमें चेक करना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी फ्रॉड नहीं है। हाँ, हम गारंटी नहीं दे सकते कि कोई भी जितने भी फ्रॉड होंगे अगर हम ऑडिट करेंगे तो वो मिल ही जाएंगे, राइट, बट हमें ट्राई करनी है, हमें ऑडिट प्रोसीजर्स उसके लिए करनी रहेगी। फिर है कंडक्टिंग एन ऑडिट। जो मॉड्यूल है उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स कंडक्टिंग एंड ऑडिट के बारे में दिए गए हैं कि प्लानिंग कैसे करेंगे, रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ, बट वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर अप नहीं की है क्योंकि वो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने जो चैप्टर 1 to 8 पढ़े हैं, राइट, या फिर चैप्टर 11 पढ़ा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कवर अप हो गया है। वो कॉमन पॉइंट्स है, इन जनरल पॉइंट्स है, वो स्पेसिफिक टू बैंक ऑडिट नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कवर अप नहीं किए हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो स्पेसिफिक और नए पॉइंट्स है जो बैंक ऑडिट से रिलेटेड है वही मैंने यहाँ पर कवर अप किए हैं। बाकी सारे इजी पॉइंट्स थे, ऐसे 315 का रेफरेंस, ऐसे 300, 320 का रेफरेंस, वो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो अगर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे रिगार्डिंग बैंक ऑडिट तो वो आप इजीली लिख पाएंगे, राइट, प्रोवाइडेड हमने सारे आगे के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। चलिए, तो जो नए पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट वो हम समझते हैं। इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ओनली बैंक ऑडिट स्पेसिफिक पॉइंट्स आर कवर्ड हियर। उसमें भी इनिशियल कंसिडरेशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसमें से भी जो बैंक ऑडिट रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट्स, न्यू पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर कवर अप किए हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, ऑडिटर जो भी इंडेटेड है मतलब कि बैंक को कुछ भी अमाउंट पे करनी है, राइट, तो वो उनको डिक्लेरेशन उनके बारे में देना होगा। आरबीआई हैज एडवाइज्ड दैट द बैंक्स बिफोर अपॉइंटिंग देयर स्टैट्यूटरी सेंट्रल और ब्रांच ऑडिटर्स should obtain a declaration of indebtedness. Indebtedness refers to the situation of owing money to the bank in any case whatsoever. Internal assignments in bank by statutory auditors. The RBI decides that audit firms should not undertake statutory audit assignments while they are associated with internal assignments in the bank during the year, like concurrent audit. अगर कोई भी पर्सन बैंक का कोई भी कॉन्करेंट या फिर इंटरनल ऑडिट करते हैं तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है वो अकर होगा, जो इन डिटेल हमने चैप्टर 11 में समझा हुआ है। तो इसलिए आरबीआई ने कंपलसरी किया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता अगर कोई भी पर्सन, अगर वो इंटरनल ऑडिटर या फिर कॉन्करेंट ऑडिटर जैसे कोई भी ऐसी सर्विसेज बैंक को या फिर उनकी ब्रांच को प्रोवाइड करते हैं। Assessment in engagement, assessment of engagement risk. The assessment of engagement risk is a critical part of the audit process and should be done prior to the acceptance of an audit engagement, since it affects the decision of accepting the engagement and also in planning decision if the audit is accepted. Engagement risk के बारे में अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जो बैंक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करता है वो हमें समझना रहेगा। मैनेजमेंट डेवलप्स कंट्रोल्स and uses performance indicators to aid in managing key business and financial risk. An effective risk management system in bank generally requires the following.
अच्छी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए क्या क्या होना चाहिए। ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल्स प्रोसेस बाय टीसीडब्ल्यूजी, जो टीसीडब्ल्यूजी है उनको ओवरसाइट करना होगा, इन्वॉल्व होना होगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो वो कोई पॉलिसीज वगैरह प्रोसीजर्स वगैरह बनवा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो बराबर फॉलो होते हैं या नहीं। TCWG बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर शुड अप्रूव रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। द पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट विद द बैंक्स business objective and strategic capital strength, management expertise, regulatory requirements, and the types and amount of risk it regards as acceptable। जो भी TCWG है वो रिस्क मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है वो अप्रूव करेंगे, ताकि किस तरह से रिस्क मैनेज किया जा सके। वो जो भी बैंक है उनकी स्ट्रेंथ वगैरह, उनकी वीकनेसेस है, उसमें जो भी नेचर है, एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा, और उसके ऊपर ओवरसाइट भी करेंगे TCWG की वो बराबर फॉलो होती है या नहीं। Identification, measurement and monitoring of risks. Risks that could significantly impact the achievement of bank's goals should be identified, measured and monitored against pre-approved limits and criteria। जो भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, राइट, बैंक्स के गोल के हिसाब से वो कंसिडर करना होगा, तो उसके लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेजर किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा, ताकि पता चले किस तरह से रिस्क है और किस तरह से उनको हमें मैनेज करना है। Control activities. A bank should have appropriate controls to mitigate its risk, including effective segregation of duties, particularly between front and back office, accurate measurement and reporting of position, verification and approval of transaction, reconciliation of position and results, settling up limits, reporting and approval of exceptions, physical security and contingency planning। ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में भी देखा था। तो ये कंट्रोल एक्टिविटीज है या नहीं, अगर ये हो तो रिस्क अच्छे से मैनेज हो पाएगा। Monitoring of activities, risk management models, methodologies and assumptions used to measure and mitigate risk should be regularly assessed and updated. This function may be conducted by the independent risk management unit। जो भी रिस्क मैनेजमेंट के मॉडल्स, मेथोडोलॉजीज वगैरह है तो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा कि क्या वो एक्चुअल में रिस्क को मैनेज कर पाएंगे या नहीं, मिटिगेट कर पाएंगे या नहीं, तो वो प्रॉपरली मॉनिटर होते होना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है तो वो पता चलेगा। Reliable information systems. Bank requires a reliable information system that provides adequate financial, operational and compliance information on a timely and consistent basis. TCWG and management require risk management information that is easily understood and that enables them to assess the changing nature of the bank risk profile। राइट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली बेसिस पर मिले और उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो सके। TCWG को ये सब कुछ अच्छे से देखना वगैरह करना होगा, और तो और जो बैंक की जो प्रोफाइल है उस हिसाब से जो रिस्क वगैरह है वो भी पहले से कंसिडर किया जाएगा, पता चल पाएगा, राइट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG, राइट, इन कंट्रोल प्रोसेस। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। थर्ड, कंट्रोल एक्टिविटीज। फोर्थ, मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। एंड फिफ्थ, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। ये भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। द ऑडिटर शुड समराइज द ऑडिट प्लान बाय प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान मेमोरेंडम इन ऑर्डर टू। ऑडिट प्लानिंग जो बनाया जाएगा उसका मेमोरेंडम भी बनाया जा सकता है। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम मतलब कि जो प्लान किया है उसका समराइज किया जाएगा, समरी नोट जैसा कुछ बनाया जाएगा। वो क्यों बनाया जाएगा? ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इन ऑर्डर टू describe the expected scope and extent of the audit procedures to be performed by the auditor। ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला है तो उसका एक्सपेक्टेड स्कोप और एक्सटेंट क्या होगा। हाईलाइट ऑल सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज द डिसीजंस कंसर्निंग रिलायंस ऑन कंट्रोल। जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज है, रिस्क जो भी मिले हैं, राइट, प्लानिंग करते टाइम पे, रिस्क असेसमेंट करते टाइम पे, तो वो हाईलाइट किया जाएगा ताकि उसके ऊपर फोकस किया जाएगा जब भी ऑडिट एक्चुअल में परफॉर्म किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। Provide evidence that they have planned the audit engagement appropriately and have responded to engagement risk, pervasive risk, specific risk and other matters affecting the audit engagement। और ऑडिट प्लानिंग अच्छे से किया है ताकि जो भी एंगेजमेंट रिस्क है, परवेसिव रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क है उसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जाएगा, प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए, राइट। तो ये तीन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में ये तीन चीज़ों को कवर अप करने के लिए बनाया जाएगा। सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाएगा कि एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर का। सेकंड, हाईलाइट किया जाएगा जो भी इश्यूज है, जो भी रिस्क है, राइट, सिग्निफिकेंट इश्यूज या रिस्क है जो प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट के टाइम पर मिले हैं और उनके
थ्रू हम इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड, कि जो भी प्लान किया है कि जो भी एंगेजमेंट रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क और जो भी परवेसिव रिस्क है उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, ये भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। रिस्क ऑफ फ्रॉड ऐसे 240 के हिसाब से हमें कंसिडर करना है, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है वो भी हमें देखना होगा। As per SA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. The auditor's objective is to identify and assess the risks of material misstatement in the financial statements due to fraud, to obtain sufficient appropriate audit evidence on those identified misstatements and to respond appropriately. ऐसे 240 के हिसाब से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जो भी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में जिस वजह से फ्रॉड हो सकता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है और वो रिस्क है असेस करना रहेगा, और उसके लिए हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने होंगे ताकि वो जो रिस्क है उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया जा सके। The attitude of professional skepticism should be maintained by the auditor so as to recognize the possibility of misstatement due to fraud. हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर थ्रू आउट ऑडिट मेंटेन करेंगे तो ये जो फ्रॉड रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। The RBI has framed specific guidelines that deal with prevention of money laundering and know your customer norms. KYC norms से मनी लॉन्ड्रिंग है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। The RBI has from time to time issued guidelines, KYC guidelines, anti-money laundering standards requiring banks to establish policies, procedures and control to deter and recognize and report money laundering. बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इसीलिए KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ताकि जो बैंक है उनको प्रॉपर्ली वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है अगर कोई भी ऐसी पता चलती है तो उनको कंट्रोल कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए और रिपोर्ट कर पाए। इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ओल्ड कोर्स में। Assess specific risk. The auditor should identify and assess the risks of material misstatement at the financial statement level, which refers to the risk that relate pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assets. Stress testing. Stress testing is a software testing activities that determines the robustness of software by testing beyond the limit of normal operation. जो नॉर्मल ऑपरेशन है उनसे ज़्यादा जो भी बैंक के सॉफ्टवेयर से क्या वो काम कर पाएंगे या नहीं, उसकी रबस्टनेस है वो चेक की जाएगी, तो उसके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग किया जा सकता है। स्ट्रेस टेस्टिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बट इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उनके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग किया जा सकता है। बैंक के जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उसमें स्ट्रेस टेस्टिंग करना कंपलसरी हो गया है। RBI has required that all commercial banks shall put in place board approved stress testing framework to suit their individual requirements which would integrate into their risk management system. इसीलिए RBI ने कंपलसरी किया है कि जो बोर्ड ने अप्रूव किया हो वो स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से उनके जो सॉफ्टवेयर है उनका स्ट्रेस टेस्टिंग किया जाएगा। Basel III framework. Basel norms accords that as the international banking regulation issued by the Basel Committee on Banking Services BCBS and the Financial Stability Board FSB has undertaken an extensive review of the regulatory framework in the wake of the subprime crisis. In the document titled Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, released by BCBS in December 2010, it has inter alia proposed a certain minimum set of criteria for inclusion of instrument and the new definition of regulatory capital. बैंकिंग के लिए ये बेजल 3 नॉर्म्स दी गई है ताकि अगर कोई भी कैपिटलाइजेशन, कैपिटल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग फंड वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन है रिगार्डिंग द मनी वगैरह तो उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके। The set of agreements by BCBS within mainly focus on risk to bank and the financial system are called Basel Accord. Reliance on or review on of other reports. जो बैंक ऑडिटर है वो दूसरे रिपोर्ट्स के ऊपर भी रिव्यू कर सकता है और उसके ऊपर रिलाई कर सकता है क्योंकि वहाँ से भी मिसस्टेटमेंट्स अगर कोई भी है तो वो मिल सकता है। The auditor should take into account the adverse comments if any on advances appearing in the following previous year's auditor's report, लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ बैंक ऑफिशियल, जो बैंक है उसी के कोई इंटरनल स्टाफ है वही इंस्पेक्शन करते हैं तो उनका कोई अगर रिपोर्ट है तो वो, रिजर्व बैंक्स लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉन्करेंट और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये चारों काफ़ी इजी है। प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट, बैंक ऑफिशियल्स ने इंटरनल इंस्पेक्शन किया है तो उसका रिपोर्ट, RBI ने इंस्पेक्शन किया है तो उसका रिपोर्ट, और इंटरनल या फिर कॉन्करेंट ऑडिटर है उनका रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, any other internal reports specially related to particular accounts, managers charge handling over report when incumbent is changed.
राइट। फिर और 3 रिपोर्ट हैं, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, और कोई इंटरनल रिपोर्ट्स जो स्पेसिफिक टू सम अकाउंट्स है, राइट। एंड थर्ड, मैनेजर्स चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट, जहां पर चेंज किया गया है, इनकम्बेंट है वो चेंज किया गया है। तो ये 7 रिपोर्ट्स है, उसके ऊपर भी ऑडिटर है वो देख सकता है, उसमें अगर कोई भी एडवर्स रिमार्क है तो उसे कंसिडर कर सकता है। प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट है, फिर लेटेस्ट इंटरनल बैंक ऑफिशियल्स इंटरनल रिपोर्ट, आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंटरनल या फिर कॉन्करेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक अकाउंट रिलेटेड कोई भी अगर रिपोर्ट है तो वो, मैनेजमेंट चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट ऑन इनकम्बेंट व्हेन इनकम्बेंट इज चेंज्ड। सिंपल, ये भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, इजी है। The above report should be reviewed in detail. The statutory central auditor must review the annual financial inspection report of RBI relating to bank and ensure that the variation in provision etc. reported by RBI have been properly considered by the bank manager. Simple. चलिए, स्टेट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर से उनको भी जो एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है बाय द आरबीआई वो कंसिडर करना ही होगा। तो ये था हमारा बैंक ऑडिट का पहला पार्ट, जिसमें हमने जो बेसिक पॉइंट्स थे, किस तरह से बैंक ऑडिट का अप्रोच किस तरह से होगा, रिपोर्ट्स किस तरह से रहेंगे, और जो कंडक्ट करना है बैंक ऑडिट उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे, वो हमने देखा था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एडवांसेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांसेस क्या किस तरह से है, और जो ड्राइंग पावर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वो देखना आप मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।